बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 200 रुपये सस्ता हुआ घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, सरकार ने बड़ी दी राहत। निजी स्कूल की तरह मॉडर्न बनेंगे सरकारी विद्यालय, बिहार शिक्षा विभाग ने कस ली कमर, 70 स्कूलों का रोड मैप तैयार। IAS IPS की फैक्ट्री है बिहार का ये गांव, हर टोले में ऑफिसर की भरमार। आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से। बिहार में भाजपा सांसद को उनके ही संसदीय क्षेत्र में दिखाए गए काले झंडे, लगाए गो बैक के नारे। सीएम नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान, जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हल्फनामे पर दी पहली प्रतिक्रिया। निजी नलकूप लगाने में 80% सब्सिडी देगी नीतीश सरकार, जानिए पूरी प्रक्रिया क्या है, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार की बेटी को पीएम मोदी का बुलावा, बांधेंगे घास सूत से बनी राखी, जाने कौन है राधा झा, आपको आगे बताएंगे इस बारे में विस्तार से इसी वीडियो में। गाय भैंसों को हो रहा है लंपी रोग, दूध देने की क्षमता भी घटी, जाने वजह, लक्षण और बचाव के उपाय। यक्सन में के पाठक, सरकारी स्कूल के टीचरों पर चला के पाठक का डंडा, 2 महीने में 6000 टीचर्स का वेतन कटा, 55 हुए सस्पेंड। मोदी और अमित शाह नहीं चाहते देश में कहीं भी हो गन्ना, बोले तेजस्वी, गरीब और पिछड़ा विरोधी है बीजेपी सरकार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 सितंबर से शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से, नोटिस के बारे में बताएंगे। एसबीआई बैंक के मेन ब्रांच में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, करोड़ों रुपए जलने से बचे, आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। राजधानी पटना समेत बिहार के इन जिलों में 1 सप्ताह तक नहीं होगी बारिश, जाने अपने जिले का हाल। चांद के बाद अब सूर्य को फतह करेगा भारत, इस दिन लॉन्च होगा मिशन आदित्य L1, इसरो ने किया ऐलान। सम्राट चौधरी के विवादित बयान पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी का मतलब बकवास, सिर्फ करते हैं हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर की कथा। 15 नदियों ने लाल निशान को किया पार, हर घंटे 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, दहशत में है ग्रामीण। बिहार शिक्षक भर्ती नियुक्ति में लगेंगे 4 से 6 महीने, पोस्टिंग से पहले दी जाएगी ट्रेनिंग, जाने क्या कहा है बीपीएससी के अध्यक्ष ने। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि महंगाई से परेशान जनता को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। यह सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपये तक की कटौती की है। यह सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है। यह सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। अगस्त महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनी ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की है। अगस्त महीने में पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सरकार के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 200 रुपये सस्ती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही साफ कर दिया था कि रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा, जब बाकी अन्य किसी को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी एक साल में कुल 12 रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, जिसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन देती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
नालंदा में लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हल्फनामे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राजगीर जाने से पहले जातीय आधारित गणना को लेकर के मीडिया से कहा है कि अच्छे काम से कुछ लोगों को एतराज होता है। उन्होंने कहा कि हम जातीय गणना के साथ साथ हर जाति हर वर्ग का आर्थिक सर्वे भी करा रहे हैं ताकि सभी के विकास का खाका तैयार किया जा सके। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टी ने मिलकर के ये डिमांड की थी कि जातीय गणना होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जातीय गणना करवाना राज्य सरकार का अधिकार है। जातीय गणना का सारा काम पूरा हो चुका है और एक एक करके सभी चीजों को प्रकाशित किया जाएगा। हम लोग आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके विकास की योजना भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये कार्य राज्य के हित में है, यानी कि बिहार के हित में है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। अभी कौन लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे ये कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आगे पता चलेगा कि और कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसके बाद एक बार फिर से आशंका जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के छोटे किसान सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे जब बिहार सरकार उन्हें निजी नलकूप लगाने में मदद करेगी। इसके लिए उन्हें 80% तक आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों की मदद के लिए तैयार की गई ये योजना ऐसे क्षेत्र में लागू की गई होगी जहां इस समय सिंचाई की बेहतर सुविधा नहीं है। ये योजना केवल असिंचित क्षेत्र के लिए ही होगी। जब पहले चरण में 30,000 किसानों को निजी नलकूप के लिए अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है। एक किसान को एक ही बोरिंग और फिर मोटर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, जबकि पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% और फिर अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% अनुदान मिलेगा। यही नहीं, ये अनुदान कम से कम 70 मीटर तक की 4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप के लिए ही लागू होगा। जब पिछले दिनों कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में निजी नलकूप लगाने के लिए चिन्हित ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहां इनके लिए किसानों को सहायता दी जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे कि सरकारी नौकरी करना हर किसी का सपना होता है। जब बिहार में इसको लेकर के एक अलग ही जुनून है। जहाँ यहाँ हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा IAS ऑफिसर या फिर डॉक्टर इंजीनियर बने। अभी हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर गली में आपको IAS IPS का परिवार मिल जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर साल सबसे अधिक अभ्यर्थी UPSC पास करते हैं। जब बिहार के सहरसा जिले में बनगांव भी एक ऐसा गाँव है जिसे IAS IPS का गांव कहा जाता है। इस गांव में कई परिवार ऐसे भी हैं जहां आज़ादी के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 3-4 लोग प्रशासनिक सेवा में बहाल हुए हैं। यही वजह है कि सहरसा ही नहीं बल्कि पूरे कोसी क्षेत्र में इस गांव की चर्चा होती रहती है। विश्व बैंक में वाटर ग्लोबल प्रैक्टिस के डायरेक्टर सरोज कुमार भी बनगांव गाँव के ही हैं। गाँव के लोग कहते हैं कि संत लक्ष्मीनाथ गोगोई की कर्मस्थली बनगांव से अब तक 5 दर्जन से अधिक लोग UPSC पास किए हैं। डॉक्टर इंजीनियर BDO CO की तो यहाँ भरमार है। यही कारण है कि बनगांव के साथ साथ चैनपुर, परिहर, महर्षि, मोहनपुर, मुरादपुर गांव से भी आए दिन UPSC पास किए जाने की खबर आती है। यानी कि इसके आसपास के गांव से भी अब UPSC की किए जाने की खबर सामने आती है। या इसके आसपास के गाँव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा UPSC में जाते हैं या UPSC पास करके ऑफिसर बनते हैं। जब भी UPSC का रिजल्ट आता है तो फिर लोग पूछने लगते हैं कि इस बार बनगांव से कोई पास किया है कि नहीं। जहाँ स्थानीय मणिकांत झा बताते हैं कि ये गांव ज्ञान से भरा हुआ गांव है। जहाँ इस गांव के हर एक व्यक्ति पर ऊपर वाले का करिश्मा है। या तभी तो हर एक वार्ड से लेकर के हर एक गली मोहल्ले में आपको 1 से 2 IAS IPS देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने बताया है कि बड़े बड़े ऑफिसर इंजीनियर के साथ साथ पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारी का गाँव है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद संजय जायसवाल को सोमवार को बिहार के पश्चिमी चंपारण के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए गए। जिस निर्वाचन क्षेत्र का वे लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं लोकसभा में उनको विरोध का सामना करना पड़ा। बंजरिया ब्लॉक के एक गाँव में उनके दौरे के दौरान ये झंडे दिखाए गए। जिन लोगों ने बिहार इकाई के पूर्व भाजपा प्रमुख यानी कि संजय जायसवाल को काले झंडे दिखाए, उनका कहना है कि उन्होंने संजय जायसवाल का समर्थन किया था और उन्हें 3-3 बार लोकसभा भेजा है, लेकिन वे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य करवाने में विफल रहे हैं। ग्रामीणों ने संजय जायसवाल से ये बताने की मांग की है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं। जब ग्रामीणों को जायसवाल का
दौरा के बारे में पता चला तो वे जल्द ही एक जगह इकट्ठा हो गए, उन्हें घेर लिया और काले झंडे दिखाए गए, जो उन्होंने उनके खिलाफ नारे भी लगाए और पोस्टर भी दिखाए। जब ग्रामीणों ने भी संजय जायसवाल को वापस जाने के लिए कहा, जब गांव के लोगों ने भी भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी वोट इकट्ठा करने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है। एक ग्रामीण ने कहा कि चुनाव के बाद वे सभी लोगों को भूल जाते हैं। संजय जायसवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय ग्रामीण उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिला में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है। इसकी स्वीकृति बिहार कैबिनेट से प्राप्त हो चुकी है तथा जमुई में एक नहीं बल्कि 2 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। दरअसल बिहार कैबिनेट के द्वारा जमुई जिला में एक नया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है तथा इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च आएगा। इसे लेकर के स्थल चयन भी किया जा रहा है तथा जल्द ही कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर सदर प्रखंड के अमरथ में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें पिछले कई सालों से लगातार बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब जमुई में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा जो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर होगा और ये कॉलेज भी अपने कॉलेज की ही तरह सभी सुविधाओं से पूर्ण होगा। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे एवं कई अन्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के दरभंगा की रहने वाली राधा झा को राखी बांधने का मौका मिलेगा जब वे पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। जब राधा झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मिथिला में विशेष रूप से तैयार 4 राखी ले गई है। ये राखी उन्होंने खुद खादी के सूत से घास, गोबर, तुलसी, टमाटर और गौमूत्र के मिश्रित रंग का इस्तेमाल करके बनाया है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वे पीएम मोदी को राखी बांधेंगे कि नहीं। दरभंगा के रामबाग में स्थित खादी भंडार में काम करने वाली एक महिला को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। दरअसल देश के 51 खरी भंडारों को राखी बनाने के लिए चयनित किया गया है, जहाँ उसमें दरभंगा के रामबाग में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार भी एक है। इसके बाद इस सेंटर ने यहाँ काम करने वाली एक महिला राधा झा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बनाने का जिम्मा दिया। तब राधा झा ने खादी के सूत और घास से राखी तैयार की, जहाँ इस राखी को घास, गोबर, तुलसी, टमाटर और फिर गौमूत्र के नेचुरल रंग से रंगा गया है। इसके बाद इस तैयार राखी को राधा झा पीएमओ के निर्देश पर दिल्ली लेकर गई है। अगर इस राखी का चयन पीएम मोदी को बांधने के लिए होता है तो फिर ये तो दरभंगा और फिर पूरे बिहार के लिए गौरव की बात होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल रक्षाबंधन के मौके पर इको फ्रेंडली राखी बनवाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है। बीजेपी की ओर से पीएम का चेहरा कौन होगा, पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, ऐसी तमाम बातें चुनाव से पहले तय होगी। लेकिन इन सबके बीच पटना में लगे एक पोस्टर की चर्चा तेज हो गई है। जब पटना में पोस्टर लगाया गया है जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बताया गया है। जब पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के सामने ये पोस्टर लगाया गया है, जब पोस्टर में लिखा गया है कि सम्राट चौधरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2025 में मुख्यमंत्री होंगे। यह पोस्टर बीजेपी के नेता लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र ने लगाया है। जब पोस्टर के सबसे ऊपर में यह लिखा हुआ है कि अमेरिका, रूस और चीन को पीछे छोड़कर के भारत चंद्रमा को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। इसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सवाल भी किया गया है कि अब मोदी जी का विरोध किस बात पर करें। जब पोस्टर में इस प्रश्न के ठीक दाएं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी जी ने तो हम लोगों की कमर ही तोड़ दी है। 2024 और फिर 2029 में भी फिर से मोदी जी, अब पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें भी चाहिए। अब इस पोस्टर को लेकर के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में हुई जातीय गणना को लेकर के बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जहां इस दौरान केंद्र सरकार ने भी अब इस मामले में एंट्री मार ली है। जब गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया गया है और कहा गया है कि जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है, जहाँ ये केंद्र का अधिकार है। हालांकि राज्य सरकार सर्वे करवा सकती है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इस मामले में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में कल जो हल्फनामा हुआ है
वह बिहार के गरीब लोगों के हित के बिल्कुल भी विपरीत हुआ है, जब कई लोगों ने इसमें शुरू से ही बाधा डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नया हल्फनामा दायर किया है। इसमें केंद्र ने हल्फनामा की पैरा 5 को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि जनगणना या फिर जनगणना जैसी कोई भी प्रक्रिया कराने का अधिकार केंद्र सरकार को ही है। इसके बाद इस मामले को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है। जब बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जातीय गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कल हल्फनामा हुआ है, यह बिहार के गरीब लोगों के हित के बिल्कुल भी अलग उलट है। शुरू से ही कई लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मुस्तैदी से सब अच्छा हुआ है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हल्फनामे में जो कहा है कि ये ना उसके पक्ष में है ना ही विपक्ष में, ये बस एक षड्यंत्रकारी कदम है। अब लोगों के सामने जातीय गणना के मामले में भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। जो केंद्र सरकार ने हल्फनामे में कहा कि वे बिहार सरकार हमेशा कहते आ रही है कि ये जातीय गणना नहीं बल्कि जाति आधारित गणना है, जहाँ जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। उन्होंने ये जो कुछ भी हल्फनामा में दिया है उसका प्रसंग क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग ने विद्यालयों की नियमित जांच और फिर निरीक्षण से बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के बाद अब विद्यालयों की अंतरिम व्यवस्था से लेकर के आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। जब विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालय की तरह मॉडर्न बनाने की कवायद चरणवार शुरू कर दी है। प्रत्येक चरण में 10-10 विद्यालय का चयन किया जा रहा है। अब तक लखीसराय जिला में 7 चरणों में 70 सरकारी विद्यालयों का चयन करके उनकी वर्तमान स्थिति और फिर संचालित गतिविधियों की तस्वीर के साथ पूरी रिपोर्ट डीईओ ने मुख्यालय को भेजी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के पाठक ने चयनित विद्यालयों की समीक्षा भी की है। चयनित विद्यालयों की भौतिक रूप से जांच करने की जिम्मेदारी डीईओ ने डीपीओ संजय कुमार, नीलम राज, दीप्ति कुमारी को दे दी है। इन विद्यालयों में साफ सफाई, शौचालय की साफ सफाई, शौचालय में पानी के लिए नल की व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही हाथ धुलाई के लिए हैंड वॉश, पेयजल की सुविधा, वर्ग कक्ष की सफाई, विद्यालय का रंग रोगन, स्मार्ट क्लास और सभी बच्चे ड्रेस में स्कूल आए, इन बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है। डीपीओ ने संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विभाग के निर्देश अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। विद्यालय की प्रयोगशाला और फिर पुस्तकालय का ताला खोल करके उसे भी व्यवस्थित करके बच्चों को इसका लाभ देने के लिए कहा गया है। दोस्तों बात करेंगे कि डोरांडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जब मिली जानकारी के मुताबिक 125 आरोपियों में से 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि 52 दोषी ऐसे हैं जिनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं अन्य पर सभी फैसला आना बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। दरअसल संयुक्त बिहार के दौरान बहुचर्चित चारा घोटाला हुआ था। तब संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। इस दौरान डोरांडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। ये निकासी साल 1990 से 1995 के दौरान हुआ था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसला हुआ। 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। डोरांडा कोषागार मामले में 27 साल चली सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। इस मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी सहित 125 आरोपी फिलहाल ट्रायल फेस कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है, जब मामले में सीबीआई ने कुल 192 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन आरोपियों में से 38 लोक सेवक रहे हैं, जिनमें से 8 कोषागार पदाधिकारी हैं। 86 आपूर्तिकर्ता मामले में आरोपी हैं। आरोपियों में 16 महिलाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपियों में सबसे उम्र दराज 90 वर्षीय तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल है। इसमें 12 से अधिक ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 80 साल या फिर इससे ज्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बीच बाजार में एक अधिकारी को फटकार लगा दी। मंत्री ने कहा है कि आपकी बहुत शिकायतें आ रही है, सुधर जाइए वरना एफआईआर करके जेल भेजवा देंगे। मंत्री का सबके सामने अधिकारी को फटकार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें प्रभारी मंत्री अलीगंज के अंचल अधिकारी अरविंद कुमार
खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए। दरअसल प्रभारी मंत्री रविवार को अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत मिर्जापुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित विकास शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान अंचल अधिकारी पर उनकी नजर पड़ गई और फिर भड़क उठे। जब मंत्री अशोक चौधरी ने जिला पदाधिकारी की ओर मुखातिब होते हुए कन्फर्म करते हुए कहा कि इन्हीं की ना शिकायत है, इसके उपरांत सीईओ को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत शिकायत है आपकी, सरकार आपको वेतन नहीं देती है क्या, सुधर जाइए वरना एफआईआर करके जेल भेजवा देंगे। मंत्री ने कई बार कहा है कि बहुत शिकायत आ चुकी है। दरअसल अशोक चौधरी इन्हीं शिकायतों को लेकर के मंत्री के जमुई प्रवास के दौरान आधा दर्जन से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ लोग ग्राम विकास शिविर में भी शिकायत लेकर के पहुंचे थे। इसके बाद ही मंत्री को गुस्सा आ गया और फिर नजर पड़ते ही अंचल अधिकारी पर आग बबूला हो उठे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हमले को लेकर के बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे लोग शायद इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास कामयाब हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन लोगों को इंडिया की एकजुटता से हार नजर आने लगी है, इसीलिए शायद हमको लेकर के कुछ बोलते रहते हैं। जब हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम हमेशा काम करने में यकीन रखते हैं, मेरा कोई भी इच्छा नहीं है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ और इस वजह से लोग परेशान हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर, आरा समेत 58 छोटे शहरों को बड़े शहर की तरह विकसित किया जाएगा। इन शहरों में सभी मूलभूत नगरीय सुविधाओं को समाहित करते हुए टाउन प्लान तैयार किया गया है। खबर के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी 58 शहरों की नगर निकायों से बोर्ड की बैठक करके परियोजना स्वीकृत का प्रस्ताव भेजने को कहा है। जिसे ही ये प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद इन शहरों को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि इन शहरों में हरित क्षेत्र, पार्क, ओपन जिम समेत कई अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इन शहरों में जलापूर्ति नेटवर्क, नाला, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क निर्माण, ओवर ब्रिज, अंडरपास और शवदाह जैसे कार्य किए जाएंगे। जिन शहरों को विकसित किया जाएगा उनमें बक्सर, आरा, छपरा, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बिहार शरीफ, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सासाराम, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, बगहा, डेहरी, डालमिया नगर, हाजीपुर, जमालपुर, जहानाबाद, किशनगंज, सिवान, भरवरा, अररिया, अरवल, बख्तियारपुर, बार, बेनीपुर, भभुआ, बिहट, तेघरा, बरौनी, त्रिवेणीगंज और संपतचक, पटना, दलहिनसराय, दाऊदनगर, डुमराव, फतुहा, फारबिसगंज, गोपालगंज, हिलसा, जमुई, मोकामा, नवादा, फुलवाड़ी शरीफ, रक्सौल, शेखपुरा, सुल्तानगंज, सुपौल, लखीसराय, मधेपुरा, मसूरी शामिल है। यानी कि इन शहरों को विकसित किया जाएगा। इन शहरों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इनमें आधुनिक सुविधाएं और बहुत सारे लोगों की सुविधा के अनुसार काम होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति को बीपीएल कार्ड बनवाना है तो फिर इसके लिए ऑफलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएल कार्ड राशन कार्ड का ही एक रूप है जो राज्य के गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है। बिहार में बीपीएल कार्ड के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले राशन कार्ड का फॉर्म लेना होगा या आप ग्राहक सेवा केंद्र या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में पूछे गए जानकारी जैसे आवेदक का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, पता आदि को सही भरना होगा। जब बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म भरते समय राशन कार्ड के प्रकार में बीपीएल कार्ड के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद फॉर्म के लिए मांगे गए सभी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और फिर आगे की प्रक्रिया करनी होगी। आप जहां के भी निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र से हैं तो फिर नगर पंचायत से अप्रूवल करवा लें। अब आप बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा कर दें। आप इस फॉर्म को सीएससी सेंटर से भी जमा करवा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कूलर चेंबर बनवा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार इस काम के लिए 50% तक अनुदान देगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सब्जी फलों को सुरक्षित रखने वाले कूलर चेंबर को बनवाने का इकाई लागत 13 लाख रुपए है। ऐसे में सब्सिडी के तौर पर सरकार के द्वारा 6.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसका लाभ लेकर के बिहार के किसान कूलर चेंबर का निर्माण करवा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में बहुत से लोग फल सब्जी का बिजनेस करते हैं।
हैं, लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे फल और सब्जी बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार कूलर चैम्बर के निर्माण पर सब्सिडी दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को अनुदान उपलब्ध करा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मधुमक्खी पालन के बिजनेस से जुड़ सके। खबर के अनुसार बिहार में मधुमक्खी के बक्से पर सरकार के द्वारा 30,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुदान का लाभ उठा करके बिहार के किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इस काम से अच्छी कमाई होती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों में काफी मात्रा में किसान मधुमक्खी पालन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा इसके लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार मधुमक्खी पालन करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए लाभ कैसे उठाएं, तो आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in से इस योजना की जानकारी प्राप्त करें और फिर आवेदन को पूरा करें। दोस्तों बात करते हैं कि जब से के पाठक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बने हैं तब से शिक्षकों में हरकंप मचा हुआ है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 महीने के अंदर बिहार के अलग अलग जिलों में 6,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है, जबकि 55 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर के अनुसार 1 जुलाई से राज्य भर के विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान स्कूल समय पर नहीं आने वाले टीचरों पर कार्रवाई की जा रही है। यह विभाग हर दिन सभी जिलों से शिक्षक की उपस्थिति के बारे में रिपोर्ट ले रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने के अंदर जमुई, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सारण जिले में एक भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा गया है, जबकि बिहार के भागलपुर जिले में 2, अरवल में 3 तथा खगड़िया और रोहतास में 9 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। वहीं अन्य जिलों में 10 से लेकर के 300 शिक्षकों तक का वेतन काटा गया है। साथ ही साथ बिहार के सीतामढ़ी में जिले में 26 शिक्षक सस्पेंड हुए हैं। वहीं बांका जिले में 6 शिक्षक सस्पेंड हुए हैं। इस तरह से के पाठक के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब छात्रों के बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। इसको लेकर के सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं और फिर 10वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है। इस बार योजना का लाभ लेने के लिए छात्र छात्राओं को अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना होगा, तभी इसका लाभ ले सकते हैं, इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को छात्रों के बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करने के लिए निर्देश दिए हैं। जब पटना समेत बिहार के सभी जिलों में ऐसे छात्र मौजूद हैं जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। दरअसल आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने के कारण कई छात्रों की छात्रवृत्ति रुक गई है। जब तक आधार से बैंक खाता नहीं जुड़ेगा तब तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए छात्र जल्द से जल्द अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करा ले। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गया में 11 जिलों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार भाग लेंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के 11 जिलों की भर्ती अलग अलग तिथियों में तय की गई है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट बोधगया धोबी रोड टेकना फॉर्म के निकट स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के मैदान में लिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत इस सेना भर्ती में बिहार की अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, कैमूर, लखीसराय, नवादा, रोहतास और शेखपुरा के शॉर्ट लिस्ट किए गए युवा भाग लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों गाय और भैंसों में तेजी से विषाणु जनित लंपी रोग फैल रहा है। यह गौपालक इस नई मुसीबत की दस्तक से काफी परेशान है। इस रोग से ग्रसित पशुओं के शरीर में फोड़ा हो जाता है। लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी पशुओं में होने से इन दिनों क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर गाय, भैंस, बकरी की मौत भी हो रही है। यह ढेलेदार त्वचा रोग की एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। इसमें बुखार त्वचा पर गांठ का कारण बनता है। इसमें मवेशियों की जान चली जाती है। कई राज्य मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग से जूझ रहे हैं और फिर ये
बीमारी डेयरी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनकर के उभरी है। जब गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित 8 से अधिक राज्यों में LSD की चपेट में बड़ी संख्या में मवेशी आ रहे हैं, यानी कि लंपी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब बिहार के कई क्षेत्रों में ये बीमारी फैल रही है। इसे बचाव के लिए आप उपाय भी आप जान लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लंपी रोग क्या है, तो आपको बता दूं कि लंपी एक त्वचा का रोग है जो वायरस से फैलता है और गाय भैंसों में प्रमुखता से असर करता है। ये विषाणु जनित संक्रमण रोग है, इसीलिए बेहद खतरनाक होने के साथ इलाज में भी देरी होती है। जब पशुओं में यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसके लिए वह खास माध्यम का सहारा लेता है। अगर कोई पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो जाए तो फिर उसके शरीर पर परजीवी कीट, किल्ली, मच्छर, मक्खियों से और फिर दूषित जल, दूषित भोजन और लार के संपर्क में आने से ये रोग अन्य पशुओं में भी फैल सकता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में मृत्यु दर बहुत कम होती है और सामान्य तौर पर 2 से 3 हफ्ते में पशु स्वस्थ हो जाते हैं। लंपी बीमारी जूनाटिक नहीं है, इसलिए पशुओं का संक्रमण इंसानों में नहीं फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लंपी वायरस का यानी कि लंपी रोग का लक्षण क्या है, तो आपको बता दें कि लंपी वायरस से संक्रमित पशु को हल्का बुखार रहता है, मुंह से लार अधिक निकलता है और फिर आंख नाक से पानी बहता है। पशुओं के लिम्फ नोडल और फिर पैरों में सूजन रहती है। यह संक्रमित पशु में दूध देने की क्षमता घटती है। जब गर्भवती पशु में गर्भपात का खतरा रहता है और फिर कभी कभी पशु की जान भी चले जाती है। जब पशु के शरीर पर त्वचा में बड़ी संख्या में 2 से 5 सेंटीमीटर आकार की कठोर गांठें बन जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चांद पर जमीन खरीदने की होड़ मच गई है। जहां कई कंपनियां ऑनलाइन जमीन बेच रही है। भागलपुर के बिजली विभाग में एडीओ के पद पर कार्यरत रविंद्र कुमार ने चांद पर जमीन खरीद ली है। रविंद्र कुमार ने बताया है कि मुझे मैगजीन और फिर पेपर पढ़ने का शौक था, तभी मैंने कई एक्टर के बारे में पढ़ा था। सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी, जिसके बाद हमेशा से मन में ये उत्सुकता रहती थी। जब चंद्रयान 2 चांद पर भेजा जा रहा था तब भी वहां जमीन खरीदने की सोची थी, लेकिन उस समय मैं नहीं खरीद पाया। जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो फिर मन में खुशी हुई। 23 अगस्त को चंद्रयान उतरा और 25 अगस्त को जमीन खरीद ली। दरअसल चंद्रयान 3 की सफलता के बाद लोगों को लगने लगा है कि चांद पर जीवन जीना भी संभव होगा। इसी उम्मीद से भागलपुर के रविंद्र कुमार ने अपनी पत्नी जूली और फिर बेटी मानवी के नाम से चांद पर 2 एकड़ जमीन खरीदी है। 2 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने 24 यूरो चुकाए हैं, जो भारतीय रुपए के अनुसार 2158 रुपये होते हैं। उन्होंने लूनर लैंड कॉम से जमीन खरीदी है। उन्होंने बताया है कि जब खरीदने लगा तो फिर कई वेबसाइट भी मिले, लेकिन अंत में इस वेबसाइट से खरीदा। रविंद्र 2004 से बिजली विभाग में कार्यरत है, लेकिन 2019 से एसडीओ के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों जातिगत जनगणना के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो लिखा है उसमें साफ हो गया है कि भाजपा चाहते ही नहीं है कि गन्ना हो। कोई राज्य स्वतंत्र रूप से यदि सर्वे भी करवा रहा है तो फिर ये लोग चाहते ही नहीं है कि ऐसा किया जाए, जबकि राज्य सरकार गरीबों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए गन्ना करवाने पर विचार करती है ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सके। भाजपा के लोग शुरू से ही गन्ना के विरोधी रहे हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का चेहरा जो है अब लोगों के सामने उजागर हो गया है, जहां आप सब लोग इनके बारे में जान रहे हैं। यदि ये लोग अभी भी जातीय जनगणना के पक्षधर हैं तो फिर देश भर में गन्ना करवा लें। इनको किसने रोक रखा है? हम लोग तो इसकी मांग भी करने लगे हैं। जहां हकीकत यही है कि रोकने वाले भी यही लोग हैं और कोर्ट में भी जाने वाले यही लोग हैं, और लोकसभा में तो मनाही कर दिया था, इस बार तो खुल करके कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया है। दरअसल जातीय गन्ना मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है। जब गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया है कि जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है, ये केंद्र का अधिकार है। जिसके बाद अब इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में जो लिखा है उसमें साफ हो गया है कि भाजपा चाहते ही नहीं है कि गन्ना हो। कोई राज्य स्वतंत्र रूप से यदि सर्वे करवा रही है तो फिर उसमें ये लोग अरंगा लगा रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ऐसा किया जाए, जबकि राज्य सरकार गरीबों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए गन्ना करवाने पर विचार करवाती है ताकि वो कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सके गरीबों के लिए, बिहार के गरीब जनताओं के लिए। भाजपा के लोग शुरू से ही गन्ना के विरोधी रहे हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार लोक सेवा आयोग से निकल करके सामने आ रही है, जहां 1,70,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को लेकर के जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसे परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया जाएगा, ये तारीख आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि बिहार अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में क्लास 9, 10 और 11-12वीं के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन सितंबर महीने में शुरू किया जाएगा। यह आयोग ने बताया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की क्लास 9, 10 माध्यमिक और 11-12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करके उसके मूल प्रमाण पत्र कागजात के साथ दिनांक 4/9/2023 से 12/9/2023 तक जिला स्तर पर किया जाएगा, जबकि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में किया जाएगा। आपको बता दें कि आयोग द्वारा पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है कि रिजल्ट 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में क्लास 9, 10, 11-12 के परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, जो कि 20 सितंबर के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरे चरण में प्राइमरी परीक्षा यानी कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक का परिणाम जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि सभी 9-12 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना चाहिए, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के बाद जो कट ऑफ की बात हो रही है, तो फिर उसके मुताबिक सामान्य तौर पर 11वीं-12वीं में जनरल कट ऑफ 50% होगा। 9वीं-10वीं के शिक्षक के लिए जनरल कट ऑफ 65 से 70% के पास रहने की संभावना है। इस बार एनसीईआरटी और फिर एससीईआरटी से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। जिन विषयों में कम आवेदन आए हैं वहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग अंक यानी कि 40% ही नियुक्ति के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से निकल करके सामने आ रही है, जहां भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में अचानक से आग लग गई है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हरकंप मचा हुआ है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज की SBI की मुख्य शाखा में कल सुबह अचानक से आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यह घटना नगर थाना के मोनिया चौक में स्थित SBI मेन ब्रांच का बताया जा रहा है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय नगर थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच करके आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। फिलहाल ये आग लगी कैसे, आग लगने की मुख्य वजह क्या रही है, इसके बारे में कोई भी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक शाखा में आग लगी है। इस आग लगी में कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।